आप देख रहे हैं खबर तो समझिए और आपके साथ मैं हूं विवेक। बांका मदरसा ब्लास्ट का धीरे धीरे पर्दा उठने लगा है। आधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस ब्लास्ट में आईईडी के इस्तेमाल की आशंका जताई जा रही है और ब्लास्ट में जिस मौलाना की मौत हुई है वो तबलीगी जमात से जुड़ा था। और ऐसे में अब इस धमाके की जांच में जुटी एजेंसियां उन तमाम साजिशों के तार खंगालने में जुट गई हैं जो इस मदरसे में रची जा रही थी। रिपोर्ट देखिए। बांका के नवटोलिया में एक धमाका और मदरसा ध्वस्त, लेकिन मलबे से कई सवाल उठ खड़े हुए हैं। इस धमाके में मौलाना अब्दुल मोमिन की मौत हो गई। मौलाना अब्दुल मोमिन के तार तबलीगी जमात से जुड़ रहे हैं क्योंकि पिछले साल मौलाना दिल्ली में हुए तबलीगी जमात में शामिल हुआ था। अब तक हुई जांच के बाद आशंका जताई जा रही है कि मदरसे में हुए धमाके में आईईडी का इस्तेमाल हुआ था। यहाँ जो ब्लास्ट हुआ था ये सिलेंडर ब्लास्ट नहीं बल्कि आईडी ब्लास्ट था और ऐसी आशंका जो है वो फिलहाल जताई गई है। और कहा यह जा रहा है कि जो मौलाना यहाँ रह रहे थे, जिनकी मौत इस घटना में हुई है, इस ब्लास्ट के बाद हुई है, वो उनके तार जो है तबलीगी जमात से भी जुड़े हुए थे। और पिछले साल 2020 में जो दिल्ली में तबलीगी जमातों से आने वाले लोगों की जो बैठक हुई थी, मीटिंग हुई थी दिल्ली में, वहाँ ये भी शामिल हुए थे। इनके साथ झारखंड के अन्य कुछ साथी थे। तो आईडी क्या है? आईडी यानी कि इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस, और ये एक तरह के बम होते हैं जो कि मिलिट्री के बमों से अलग तरीके से बनाए जाते हैं। इनमें घातक विषैले आग लगाने वाले केमिकल शामिल होते हैं। अगर दबाव पड़ते ही ये फट भी जाते हैं और इनका इस्तेमाल विरोधियों को रोकने, तितर बितर करने के लिए किया जाता है। ये उड़कर दूर तक नुकसान भी पहुंचा सकते हैं और आईडी को ट्रिगर करने के लिए रिमोट कंट्रोल का भी इस्तेमाल किया जाता है। और भी जानकारियां हम आपको बता रहे हैं कि कई बार इन्हें सड़क के किनारे तार की मदद से बिछाया जाता है। आपको शायद याद होगा पुलवामा हमला, और इसमें भी आईडी बम का इस्तेमाल हुआ था जिसमें तकरीबन 40 जवान शहीद हो गए थे। दरअसल आतंकी बड़े पैमाने पर नुकसान के लिए आईडी ब्लास्ट को अंजाम देते हैं। 2016 को जरा याद कीजिए कि पठानकोट एयरबेस में आतंकियों ने आईडी ब्लास्ट के जरिए ही वारदात को अंजाम दिया था। और 2016 में पठानकोट एयरबेस में आतंकियों ने आईडी ब्लास्ट किया और एक बड़ी घटना को अंजाम दिया। भारतवर्ष को अगर देखें तो नक्सलियों की तरफ से कई वारदातों को आईडी ब्लास्ट के द्वारा अंजाम दिया गया है। और यह पूरी रूपरेखा, पूरी जानकारी आईडी ब्लास्ट होता क्या है अंग्रेजी में जरूर है, लेकिन इसका मतलब यही है कि नुकसान बड़ा हो। इधर मदरसा में बम विस्फोट की जांच करने पटना से 7 सदस्यीय एटीएस की टीम ध्वस्त मदरसा की जांच करने पहुंची। रंजीत कुमार सिंह के नेतृत्व में एटीएस टीम के सदस्य मलबे से कुछ प्रमाण इकट्ठा कर जांच को अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश में हैं। रंजीत सिंह ने न्यूज 18 को बताया कि हमारी जांच की दिशा विस्फोटक के प्रकार की जानकारी लेने के साथ यह देखना है कि इस विस्फोटक के पीछे कोई मॉड्यूल का हाथ तो नहीं है। जांच अधिकारी ने बताया कि पहले ही सारे साक्ष्य एफएसएल की टीम ने कलेक्ट कर लिए हैं और आगे की जांच के लिए पटना की टीम आई है और साक्ष्य इकट्ठे कर रही है। तो हम फिर एक सरसरी तौर पर देख रहे हैं कि कुछ साक्ष्य है या नहीं है, उसी से संबंधित हम लोग यहाँ पर अभी देख रहे हैं। मतलब सर, ये विस्फोटक का प्रकार वगैरह या मॉड्यूल वगैरह के बारे में कुछ जानकारी मिल पाती है क्या? नहीं, अभी तो हम लोग इसी चीज़ को पता करने के लिए आए हैं कि इस घटना का कारण क्या है। ये घटना एक सिर्फ दो गुटों के बीच के लड़ाई के लिए है या कोई इसमें मॉड्यूल शामिल है, और यहाँ जो ब्लास्ट हुआ है उसमें किस तरह के विस्फोटक का इस्तेमाल है, किस तरह के मैकेनिज्म का इस्तेमाल है, इसी सब बिंदु पर हम लोग पता करने के लिए। चलिए इस खबर को भी समझने की कोशिश कीजिए कि एटीएस के बांका पहुंचने के मायने और मतलब क्या हैं। तो आतंकी घटनाओं में एटीएस की जांच होती है, इसलिए एटीएस की टीम वहां पहुंची। एटीएस का मकसद आतंकवाद को भारत देश से खत्म करना है और यह एक विशेष पुलिस फोर्स है जो आतंकवादी हमलों और उनकी गतिविधियों का मुकाबला करने में सक्षम है। एटीएस भारत के कई राज्यों में काम करता है। एटीएस आईबी और रॉ जैसी केंद्र सरकार की खुफिया एजेंसियों के साथ मिलकर काम करते हैं।
एटीएस ने देश में कई आतंकवादी हमलों को नाकाम किया है और एटीएस अब इस मॉड्यूल जो इस धमाका जो हुआ उसके मॉड्यूल को तलाश रही है कि कहां से इसके लिंक हो सकते हैं, कहां कुछ सिमिलरिटीज हैं और इसकी जांच हो रही है कि किस तरह के विस्फोटक का इसमें इस्तेमाल हुआ था और मदरसे में विस्फोटक रखने का मकसद क्या था। जहां तक बात एफएसएल की टीम की है तो बारूद होने की बात एफएसएल अपनी तरफ से कह चुका है। आगे बढ़ते हैं। बांका ब्लास्ट में मदरसे के जिस मौलाना की मौत हुई उसका पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों का कहना है कि मौलाना के शरीर पर गहरे जख्म थे। ऐसा तब होता है जब धमाका बेहद पास से हुआ हो और इसे लेकर एक सवाल यह उठता है कि क्या मौलाना बम बना रहा था और उसी दौरान धमाका हो गया। रिपोर्ट देखिए। बांका में ब्लास्ट के दौरान जिस मौलाना की मौत हुई है उसके शरीर पर स्प्रिंट और ब्लैक स्पॉट के गहरे निशान मिले हैं। इसका मतलब ये है कि जहां धमाका हुआ वहां से मौलाना बेहद नजदीक था, जिसकी वजह से उसे गंभीर चोट लगी और उसकी मौत हो गई। अब कई तरह के सवाल फिजाओं में तैर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि धमाके की जगह मौलाना क्या कर रहा था। मौलाना की मौत के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाने वाले डॉक्टर कहते हैं कि चोट के निशान साफ साफ इशारा कर रहे हैं कि मौलाना जहां धमाका हुआ वहां से बेहद नजदीक था। उसके वो शरीर पर मल्टीपल इंजरी था, स्प्लिंटर का विथ ब्लैकनिंग अराउंड द वुंड, मल्टीपल साइट में लेफ्ट फोर आर्म, लेफ्ट लेग, लेफ्ट नी एंड कंपाउंड फ्रैक्चर था लेफ्ट आर्म का एंड ऑक्सीपिटल रीजन में एक बहुत बड़ा अल्सर था, वुंड था। वो ड्यू टू दीवार गिरने से और इससे हुआ है। अब इस खबर को समझिए कि मौलाना की मौत के बाद कई सवाल फिजाओं में तैर रहे हैं कि क्या मौलाना विस्फोटक बना रहा था। सवाल एक एक कर हम आपको बता रहे हैं। दूसरा सवाल यह कि जहां विस्फोटक था वहां मौलाना क्या कर रहा था, क्योंकि डॉक्टरों ने कहा कि बाईं तरफ काफी इंजरी है। मदरसे में विस्फोटक क्यों था, यह भी अपने आप में एक सवाल है कि वहां तो पढ़ाई होती है और मदरसे में पढ़ाई होती है तो विस्फोटक वहां पर क्या कर रहा था। सवाल यह भी है कि क्या मदरसे की आड़ में कोई साजिश तो नहीं रची जा रही थी, कोई एक बड़ी प्लानिंग तो नहीं थी। तो ये 4-5 सवाल जो हैं सभी के जुबान पर है, लेकिन हमने लिखकर बताया है। किसानों को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया। यह खबर हटके है। खरीफ की फसलों के लिए एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने पर केंद्र सरकार ने मुहर लगाई और यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिया गया। इस बात की जानकारी प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर दी है और यह रहा वो ट्वीट कि उन्होंने लिखा कि अन्नदाताओं के हित में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खरीफ फसलों के एमएसपी में बढ़ोतरी की है। फसलों के एमएसपी में वृद्धि से किसान भाई बहनों की आय के साथ उनके जीवन स्तर में भी सुधार होगा। अन्नदाताओं के हित में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खरीफ फसलों के एमएसपी में बढ़ोतरी की और इससे जुड़ा हुआ जो प्रधानमंत्री का ट्वीट है ये हम आपको दिखा रहे हैं। अब इस खबर को भी समझाने की कोशिश करते हैं कि इस ट्वीट के मायने क्या है, इस खबर के पीछे क्या असल मकसद क्या है। तो समझिए इस ट्वीट के बाद कि केंद्र सरकार ने यह फैसला तब लिया है जब देश के एक खास राज्य में किसान आंदोलन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री पहले कह चुके हैं कि एमएसपी में कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। एमएसपी वो दर होती है, हम एमएसपी के बारे में आपको बता रहे हैं कि ये वो दर होती है जिस दर से सरकार किसानों से खाद्यान्न खरीदती है। एक रेट होता है किसानों से खरीदने का रेट जो सरकार खरीदती है, और एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस या फिर न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है। एमएसपी सरकार की तरफ से किसानों की अनाज वाली कुछ फसलों के दाम की एक गारंटी होती है। तो केंद्र सरकार ने खरीफ की फसलों पर 50% तक एमएसपी बढ़ाने का फैसला किया है। इधर केंद्र सरकार पिछले 7 साल से किसानों के हित में फैसले ले रही है और पिछले साल के मुकाबले एमएसपी में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी तिल में की गई और इसके बाद अरहर, उड़द दाल की एमएसपी बढ़ाई गई। धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य पिछले साल के मुकाबले 72 रुपए बढ़कर 1940 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। तो पिछले साल धान की जो एमएसपी है वो 1868 रुपए प्रति क्विंटल थी। तो जाहिर है कि केंद्र सरकार का मकसद है कि जो किसान हैं उनकी जो आय है वो से दोगुना किया जाए और उनके जीवन स्तर में एक बदलाव किया जाए। हालांकि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का एक लक्ष्य भी रखा गया है। आगे बढ़ते हैं। बिहार में लॉकडाउन में ढील के बाद
आज से नाइट कर्फ्यू लगाया गया। शाम 7 बजे से सुबह के 6 बजे तक पूरे बिहार में कर्फ्यू है, लेकिन दिन भर की छूट मिलने के बाद लोग नहीं मान रहे। बोरिंग रोड चौराहे पर ऐसी स्थिति दिखी। हद तो यह हो गई कि जब बाइक सवार एक युवक और युवती को पुलिस ने रोका तो युवती पहले पुलिस से उलझ गई, फिर कैमरा बंद करने की धमकी देने लगी। नाइट कर्फ्यू के दौरान पटना के बोरिंग रोड चौराहे की हम तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस कदर अभी भी देखिए लोगों की सड़कों पर अच्छी खासी भीड़ है। लोग सड़कों पर आराम से चल रहे हैं, जबकि 7 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। उसके बावजूद देखिए सड़कों पर लोगों की भीड़ है। ये लापरवाही, इसे साफ तौर पर कहा जा सकता है कि किस कदर लोग कोरोना से लापरवाह हो गए हैं। सरकार ने थोड़ी छूट दी, उसके बाद लोग नियमों को ताक पर रख घर से निकल रहे हैं और अलग अलग बहाने भी बना रहे हैं। हमारी भाभी का तबीयत खराब हो गया है गुजरा में कोरोना से, तो परिवार को देख कर मैं आ रहा हूँ। समझे ना, देख लीजिए कि हमारे परिवार में कोरोना से मृत्यु भी हो गई है और इमरजेंसी में तब परिवार को, अकेले ऐसा नहीं है कि मैं स्वयं को ये कर रहा हूँ। लेकिन शाम के 7 बजे हैं, बच्चों के साथ निकल नहीं रहा हूँ, बच्चों के साथ मैं वापस जा रहा हूँ। थोड़ी सी देर हो गई इसलिए कि बच्ची बोली, छोटा छोटा बच्चा है वहाँ, भाभी डेट कर गई हैं तो उनका 10वां हो चुका है, लेकिन इतना मतलब ये लोग रोने ये सब, तो इसीलिए हम लोग आए। लेकिन 10 मिनट के लिए ये बोली, बच्ची बोली कि थोड़ा सा बउआ लोग के साथ हम लोग खेल लेते हैं, बस इसी का यही रीजन है। सर जा रहे हैं जंक्शन। क्यों नहीं पहना आपने? जी सॉरी सर। नाइट कर्फ्यू है, मालूम है ना आपको? जी 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 जी, क्यों निकले थे घर से? सर पेशेंट है हॉस्पिटल में है, AGMS में, तो आए थे यहीं पे। एक कौन कॉम्प्लेक्स है? मास्क क्यों नहीं पहने हैं? मास्क था सर, गमछी पहन। तो कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि लापरवाही लोगों को भारी पड़ सकती है। ऐसे में हमें खुद भी सचेत रहना होगा, तभी हम कोरोना से जंग जीत सकते हैं। कैमरा पर्सन दीपक के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। चलिए, ये युवक और युवती बोरिंग रोड चौराहे पर उस इलाके की तस्वीर है। युवती मानने को तैयार नहीं है, कैमरा बंद करने की बात कह रही है। युवक थोड़ा समझदार जरूर लग रहा है, झुंझलाहट में नहीं है, लेकिन युवती की यहां पर झुंझलाहट दिखती है। पुलिस से ही युवती उलझ गई, हालांकि पुलिस समझाने की ही कोशिश कर रही होगी। आप शाम के 7 बजे घूमिएगा, शाम के 7 बजे निकल, हमको जिम्मेदारी सिखा रही है। समझ में नहीं आ रहा। लेट हो गई तो हम लोग निकल रहे हैं, इसलिए लेट हो रहा है सरकार के नियमों को मानना, इसीलिए तो वापस जा रहे हैं ना सर, इसीलिए तो टाइम हो गया, तो इसीलिए तो जा रहे हैं ना सर। अब दूसरी ओर से थोड़ी जाएंगे। ऐसे किसी को शूट नहीं कर सकते। ऐसे बंद कीजिए, बंद कीजिए। क्यों बंद करें? चलान करना चाहिए ना कम से कम। चलिए, बोरिंग रोड का हाल हम आपको दिखा रहे हैं और ये अनलॉक की शुरुआत होते ही ये धमाकेदार वीडियो सामने आ गया। हमें समझाया जाने लगा इस युवती की तरफ से कि आप अपना कैमरा बंद कीजिए, नियम ये नहीं कहता, नियम वो कहता है, लेकिन ये बता नहीं पाए कि ये जो समय दिया गया था उसका पालन इन्होंने क्यों नहीं किया। चलिए, इस खबर को समझिए। कोरोना की जो दूसरी लहर है, लापरवाही का ही नतीजा था कि बहुत मुश्किल से कोरोना काबू में आया है, रेट कम हुए हैं और कोरोना मरीजों की जो संख्या है, जिस तेजी से उसमें गिरावट दर्ज की गई, उस अनुपात में कोरोना से मौत का आंकड़ा कम नहीं हो रहा। इसे जरा ध्यान दीजिएगा। और कल 24 घंटे में 34 मरीजों की मौत हुई थी और आज की रिपोर्ट बता रही है कि 20 लोगों की मौत हो चुकी है। तो समझने की जरूरत है और उतावलेपन में नियम मत सिखाइए। मतलब कि हर घंटे तकरीबन 1 मरीज की मौत हो रही है, यह तो चिंता का विषय है और यह आप लोगों के लिए भी होगा। अकेले पटना की बात करें तो कल 16 मरीजों की मौत हुई थी और बिहार में अब तक 9,375 लोगों की मौत हुई है। 9,375 मौत का जो आंकड़ा है, यह पहली और दूसरी लहर मिलाकर है। इसलिए बिहार सरकार ने कुछ पाबंदियों के बाद लॉकडाउन को खत्म किया, लेकिन अनलॉक का यह मतलब नहीं कि आप ही नियम सिखाने लगे। शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू है, लिहाजा सावधानी और जो गाइडलाइंस आप तक पहुंचाई गई है उसका पालन ये आपको बचा सकता है उस कोरोना से। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोरोना से जंग में वैक्सीन सबसे बड़ा हथियार है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो अभी भी टीका लेने से कतरा रहे हैं। अफवाहों के संक्रमण ने उन्हें अपनी चपेट में लिया है, लिहाजा अफवाहों के मकड़जाल में फंसकर वो टीका नहीं ले रहे। पटना से सटे दानापुर के भुसौला में पड़ताल हुई है हमारी
और पूरी रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं। कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन सबसे बड़ा हथियार है, लेकिन भ्रम जाल में उलझकर लोग वैक्सीन लेने से कतरा रहे हैं। पटना से सटे दानापुर के भूसौला इलाके में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर लोग टीका के लिए नहीं आ रहे हैं। भूसौल इलाके में अब तक 10% लोगों ने भी टीका नहीं लिया है। स्वास्थ्य कर्मी लोगों के इंतजार में बैठे रहते हैं, लेकिन कोई टीका लेने नहीं आता। लगातार अभियान जारी है और फिर से भूसौला के ही अलग बस्ती में पूरी टीम पहुंची है और यहाँ कई महिलाएं बैठी हुई है। क्या हुआ यहाँ? क्या यहाँ टीका लिए आप लोग? तो भूखे मारे सरकारी हमने खाए ला देते हैं। चलिए टीका ले लीजिए। ना टीका हम नहीं लेंगे। अरे जान बचेगा। चलिए ना हम ऐसे भूखे मारी तो ऐसे मर जाए। तो आप हम सभी जानते हैं कि कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन सबसे बड़ा हथियार है और वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। टीके का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। लोगों को अफवाहों भ्रांतियों से बचना चाहिए और वैक्सीन के बाद भी अगर किसी की मौत हुई है तो उसकी वजह कुछ दूसरी थी और दूसरी लहर ने कहर मचाया, लेकिन जो लोग वैक्सीन लिए हुए थे उनमें संक्रमण के बाद भी प्रभाव कम पड़ा, ठीक हो गए। और वैक्सीन को लेकर मन में अगर किसी प्रकार की भ्रांति है तो उसे साफ कीजिए, हटाइए। जिंदगी बचाने के लिए वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है और बिहार सरकार ने आपके घर तक वैक्सीनेशन की व्यवस्था कर रखी है और लिहाजा टीका जरूर लें, दूसरों को भी इसके लिए आप जागरूक करें। आगे बढ़िए। मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में एईएस से एक और बच्चे की मौत हो गई। एसकेएमसीएच में अब तक इस साल एईएस से 6 बच्चों की मौत हो चुकी है, जबकि 28 बच्चों में एईएस की पुष्टि हुई है। बीमारी की गंभीरता को देखते हुए अस्पताल में इसके लिए स्पेशल वार्ड बनाए गए हैं और परिजनों से अपील की गई है कि बीमारी का कोई लक्षण दिखे तो अस्पताल पहुंचिए। मुजफ्फरपुर में मौसम बदलने के साथ बच्चों में चमकी बुखार का खतरा बढ़ गया है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए एसकेएमसीएच ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। अस्पताल में इसके लिए स्पेशल वार्ड बनाया गया है, जहां 102 बेड तैयार है। इसमें ऑक्सीजन, वेंटिलेटर सहित सभी सुविधाएं मौजूद हैं। अस्पताल के उपाधीक्षक का कहना है कि बारिश के बाद कड़ी धूप बच्चों के लिए खतरनाक है, ऐसे में सतर्क रहना बेहद जरूरी है। उन्होंने परिजनों से अपील की है कि बीमारी का कोई लक्षण दिखे तो तुरंत अस्पताल लेकर आए। ये सही में बच्चा के लिए बहुत खतरनाक है और हम लोगों ने प्रचार प्रसार में भी यही सबको प्रचार प्रसार में यही हम लोग कहते हैं कि इस पोजीशन में बच्चे पर एक्सेस ध्यान देना है। उसको दिन भर अपने नज़र पर रखें, धूप में खेलना ना दे, घर में ही रखें और रेगुलर इंटरवल पर कुछ खाना पानी खासकर लिक्विड डाइट जरूर दें। लिक्विड डाइट के लिए हम लोग ने आंगनबाड़ी वर्कर के तरफ से ORS का पैकेट बंटवाया है, ORS को पिला सकते हैं। तो बच्चों को सावधानी के लिए अभिभावकों को यह खबर ज्यादा समझना जरूरी है कि बच्चों को धूप में ना जाने दें। शाम को बच्चा सुस्त दिखे तो जरा अलर्ट हो जाइए, क्योंकि कोई लक्षण अगर आपको नजर आता है तो बेहतर यह होगा कि घर से अच्छा है कि अस्पताल लेकर आप जाइए, क्योंकि एईएस खतरनाक वायरल बीमारी है और इसके हो जाने से खून में शुगर और सोडियम की कमी हो जाती है। समय पर इलाज नहीं हुआ तो बच्चों की मौत हो सकती है। 2019 की बात करें, सभी को यह ज्ञात है कि एईएस से 150 बच्चों की मौत हुई थी, लेकिन इस बार आप सतर्क जरूर रहिए। खबरें लगातार जारी हैं।